आइए फिर से आज के वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमारी जो चर्चा चल रही थी वो राजनीति विज्ञान विषय पर चल रही थी और राजनीति विज्ञान के विषय में हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसके प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। तो हमने उसकी परिभाषा के बारे में गहनता से अध्ययन कर लिया था और ये पाया कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो मान्यताओं के हिसाब से दो रूपों में प्रचलित है। पहली तो परंपरागत परिभाषा और दूसरी थी आधुनिक परिभाषा। तो परंपरागत परिभाषा के बारे में कौन कौन से विचारक अपना विचार देते हैं और परंपरागत परिभाषा में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और साथ ही हमने बाद में ये पढ़ा था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा का समर्थन करने वाले कौन कौन से विचारक हैं उनको हमने पढ़ा और आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अगर जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए देखने वाले लोग हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक है, जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए उसी वीडियो का आज हम फिर से बचा हुआ शेष भाग जो है उस पर हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो जो परंपरागत परिभाषा थी और आधुनिक परिभाषा थी, इन सभी परिभाषाओं से आगे निकल करके एक फैसला लिया गया 1948 में अमेरिका के यूनेस्को शहर में। इसमें यह डिसीजन लिया गया कि हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन महत्वपूर्ण विषयों को शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे राजनीति विज्ञान के जानकार वहां पर इकट्ठा हुए और ये लिया गया फैसला कि हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास होगा। यानी कि जो राजनीति के विचारधाराएं अब तक चलती रही हैं उनके इतिहास के बारे में भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरे बिंदु की हम बात करें तो दूसरे स्तर पर ये बातें शामिल की गई कि हम जो राजनीति विज्ञान की संस्थाएं हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम बात कर लें संविधान के बारे में, हम बात कर लें राष्ट्रीय सरकार के बारे में, हम बात कर लें प्रादेशिक सरकार के बारे में, हम बात कर लें स्थानीय स्वशासन के बारे में, या फिर हम बात कर लें तुलनात्मक शासन के बारे में। तो हम इन चीज़ों को भी हम राजनीतिक संस्थाओं के रूप में शामिल करेंगे। ये डिसीजन लिया गया कहाँ पर? यूनेस्को में। अब हम तीसरे बिंदु पर हम बात करें तो तीसरे बिंदु में ये डिसीजन लिया गया कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीतिक दलों का भी अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम दबाव समूहों का भी अध्ययन करेंगे और साथ ही हम लोकमत का भी हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम शामिल करेंगे। बात हम चौथे नंबर बिंदु पर बात करें तो चौथे नंबर में यह डिसीजन लिया गया कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी चीजों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगले बिंदु की हम बात करें तो एक बात और इसमें फैसला लिया गया कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम ये जितनी भी चीजें शामिल की गई अब हम इन सभी चीजों का हम सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करेंगे, कुछ विस्तृत रूप से। अब हम बात करेंगे, अगर जो हम बिंदु 1 पे रखें कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन, तो ये पाएंगे कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन तो सिर्फ वैसे ही नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें पता है कि जो राज्य है उस राज्य का जो निर्माण होता है वह नागरिकों से क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई जमीन है, उस पर कोई आबादी ही ना हो, वह जो भूमि का टुकड़ा है किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। एक टुकड़ा मान लीजिए एक कोई है भूमि का, तो वो सिर्फ खाली टुकड़ा है और लेकिन जब तक उस पर नागरिक नहीं जा करके बसेगा तब तक उसको हम किसी रूप में विकसित नहीं कर सकते, महज एक वह भूमि का टुकड़ा कहा जाएगा। तो राज्य पर आवश्यक है नागरिकों का होना।
नागरिकों से समाज का निर्माण होता है, समाज से ही क्या होता है, फिर राज्य नामक संस्था का निर्माण होता है। तो हम मानव का जो अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में, वो राज्य नामक संस्था के ही अंतर्गत करते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि नागरिकों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो हम राजनीति विज्ञान में मानव का जो अध्ययन करते हैं वह राज्य नामक संस्था के अंतर्गत ही करते हैं। और जो उस राज्य पर निवास करने वाला जो नागरिक समाज होता है वह राज्य द्वारा वह नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत किए गए और राज्य के द्वारा लागू किए गए अधिकारों का जो मानव होता है वो उपभोग करता है। अब हम फिर अगले बिंदु की बात करें तो अगर जो हम राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करते हैं तो राज्य के अध्ययन में हम पाएंगे कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास, या सर्वोत्तम से उचित कुछ हो ही नहीं सकता, बेहतर विकास, सर्वोत्तम विकास व्यक्ति वो कहाँ कर सकता है, तो वो राज्य के नामक संस्था के अंदर ही रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। इसलिए राज्य को सर्वोत्तम इकाई माना गया है। अगर जो हमको कोई सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो किसी न किसी हम राज्य के निवासी हैं, किसी न किसी हम राज्य के निवासी हैं या कहने देश के निवासी हैं। तो जो सुख सुविधाएं हमको कौन दे रहा है, वो हमारा राज्य दे रहा है जिसके हम निवासी हैं, और उसी में रह करके हम अपने क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जो भी हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो राज्य में ही तो प्राप्त हो रही हैं। तो इसीलिए एक अरस्तु का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका जो अस्तित्व बचा है, यानी कि राज्य का जो अस्तित्व बचा है वो सद जीवन के लिए ही बचा है, यानी कि व्यक्ति को और बेहतर सुविधाएं दे सके, उसके और व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बना सके, इसलिए राज्य का अस्तित्व बचा है। और हम बात कर लें पॉइंट नंबर 3 पे आए, अगर जो हम राजनीति विज्ञान में अगर हम सरकार का अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि जो राज्य है और राज्य पर रहने वाले जो नागरिक समाज हैं, तो राज्य जो होता है अपनी संप्रभुता का प्रयोग, यानी कि राज्य की सीमा के अंतर्गत राज्य स्वतंत्र है, अपनी संप्रभुता का प्रयोग करेगा। राज्य की सीमा के बाहर भी राज्य स्वतंत्र है, वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग करेगा। लेकिन राज्य किसके माध्यम से करेगा, तो हम ये पाएंगे कि राज्य जो होगा अपनी संप्रभुता का प्रयोग उस सरकार के माध्यम से करता है। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है। तो पहले के वक्त में कहा जाता था कि जो आपने लुई 14वां का नाम सुना होगा, जो कि फ्रांस का राजा हुआ करता था। लुई 14वां एक समय था जो कहता था कि मैं ही राज्य हूं, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से शासन व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिले हैं। राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, तानाशाही व्यवस्था थी, इन सबको अपने अपने समय पर सारी शासन प्रणालियों ने अलग अलग स्थान लिया। लेकिन आज की हम बात करें तो ज्यादातर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। तो लोकतंत्रात्मक शासन में जहां पर जो शासक होता है, जो शासन करने की जो बॉडी होती, जो सरकार होती है, वह प्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो आज जो शासन व्यवस्था है, तो उस चीज को जैसे लुई 14वां का भी हमने जिक्र किया, तो लुई 14वां कहता था कि मैं ही शासन हूं। लेकिन आज की जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें सरकार के अलग अलग अंगों के माध्यम से क्या किया जाता है, शासन करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, शासन के अलग अलग अंग हैं। ये सरकार के अलग अलग अंग हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है,
शासन व्यवस्था चलाई जाती है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु की हम बात करें तो हम राजनीति विज्ञान में हम स्थानीय सरकार का भी अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय सरकार का, और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। और अगर हम बात कर लें कि इस वैज्ञानिक प्रगति युग में कोई भी समस्या हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो, चाहे अपने राष्ट्रीय स्तर की या स्थानीय स्तर की समस्या हो, तो वैज्ञानिक प्रगति के युग में जो समस्याएं हैं वो भी एक राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत ये भी एक चुनौती का कार्य है। तो इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए, छुटकारा कैसे पाया जाए, तो इन सब का भी हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। और हम बात कर लें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पाएंगे कि जो भी हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चाहे मानव का अध्ययन किया, चाहे समाज राज्य का अध्ययन किया, चाहे सरकार का अध्ययन किया, इन सभी चीज़ों से, सतही अध्ययन से भी राजनीति विज्ञान आज बहुत आगे निकल चुका है। तो हम पाते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक दलों का भी अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक दलों का भी अध्ययन करते हैं, और राजनीति विज्ञान में हम तमाम प्रकार के दबाव समूह दुनिया के तमाम देशों में पाए जाते हैं, जो कि वो दबाव समूह होते हैं कि एक ताकतवर सरकार जो होती है उसको भी दबाव समूह अपनी संख्या बल के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर, जो यूनियन उनका होता है, वह सरकार को प्रभावित करने का कार्य करता है। आज के परिवेश की हम बात कर लेंगे, जो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में भी क्या है, बड़े पैमाने पर इस समय किसान आंदोलन चल रहे हैं, और इतनी ताकतवर सरकार होने के बाद भी सरकार को किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने के लिए, घुसने ना पाए, उनको रोकने के लिए सरकार तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव समूह है, वो दबाव समूह को, इसलिए फाइनर जो है वो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहता है। बहुत बड़ी ताकत होती है दबाव समूह। तो हम मोटा आसान शब्दों में हम कहें तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम दबाव समूहों का भी अध्ययन हम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कुछ हमने बिंदुओं की, तो अन्य बिंदुओं पर हम पाएंगे कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीज़ों से अलग नहीं कह सकते, इन सभी चीज़ों को शामिल किए हुए हम तमाम प्रकार के राजनीतिक विचारों का भी हम अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर जो हम बात कर लें कि अरस्तु की विचारधारा, प्लेटो की विचारधारा, सुकरात की विचारधारा, राजनीति विज्ञान में मनु से लेकर के महात्मा गांधी तक की विचारधारा, तो तमाम प्रकार के हम विचारधाराओं का भी हम अध्ययन करते हैं। यानी विचारधाराओं का जो इतिहास रहा है, या फिर आज की जो आधुनिक तमाम विचारधाराएं, व्यक्तिवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, उदारवाद है, तो ये अन्य आधुनिक विचारधाराओं का भी हम क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की लास्ट पॉइंट पर कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र को हम कहाँ तक समेट सकते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है, इसको समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो विद्वान कहते हैं हम उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि इन चीज़ों को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो हम अंतिम बिंदु पर पाएंगे कि हम राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए, एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या किया जाता है, कानूनों का पालन किया जाता है। आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे, समाचार देखते ही होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा नहीं कि हम एक राज्य के अंतर्गत रहते हैं तो हमारे देश में ही क्या है, एक कानून है, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर भी क्या किया गया है, कानून बनाए गए। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इन कानूनों का भी अध्ययन करते हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं उसका भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अगर जो हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के बारे में बात करें, तो सबसे प्रमुख समस्या जो निकल करके आती है वो आती है आतंकवाद की समस्या। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, दुनिया के तमाम देश इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इन आतंकवाद जैसी प्रमुख समस्याओं से निपटने के लिए भी हम इसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं।
अगर जो हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर लें तो हम वैश्विक स्तर पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की संयुक्त राष्ट्र संघ है ही, राष्ट्र संघ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इन सभी चीज़ें का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों से शेयर करिए और कमेंट